बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, ने हमास सरबराह इस्माइल हानिया ने ख़त लिखा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम, और उसके अंदर अल्लामा हाफिज़ साहब से रिज़वी साहब से मदद की अपील की गई है। जी हाँ, हमास के जो सरबराह हैं और इस वक्त हमास जो है उसको ज़रूरत पड़ गई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। इस पे अल्लामा हाफिज़ साहब से रिज़वी साहब ने क्या जवाब दिया है और इसका आगे मैं क्या वीलॉग इस पे करने जा रहा हूँ, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी। इसमें हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने एज़ इट इज़ जो कहा कि क्या जवाब देंगे ये हिजड़े, ये उल्टा हमें मारेंगे, हमारे ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा देंगे। ये इस तरह के मामलात आपकी नज़रों के सामने से गुजरे होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो जुल्म व सितम हुआ, जो बर्बरियत कायम की गई, वो आप भूले नहीं होंगे यकीनन। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो अल्लामा हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने कही कि आज फ़लस्तीनी लोगों की बारी है, तो तुम इस बात के मुखालते में ना रहो कि कल तुम्हारी बारी नहीं आएगी। यानी कि आज अगर फ़लस्तीन के ऊपर होने वाले जुल्म बर्बरियत पर अगर तुम खामोश हो तो आने वाले वक्त में तुम्हारे ऊपर भी जुल्म सितम होगा। यानी कि एक बात जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि ये तमाम इस्लामी ममालिक में घूम कर आएंगे, सबको जनाब जुल्म बर्बरियत सहनी पड़ेगी, सब एक दूसरे के ऊपर जो है वो जुल्म सितम देख के खामोश रहेंगे, तो ये एक एक करके सबको पकड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखें, एक तरफ बात की जाए इसराइली अफवाज की इस खित्ते के अंदर, तो इसराइली अफवाज जो हैं, सेहूनी कुव्वतें जो हैं, इस वक्त मिस्र की जो है वो सरहद तक पहुँच चुकी हुई हैं। भाई, तुर्की का जो सदर है तैयब उर्दुरान, उसने कह दिया हुआ कि भाई इन्हें रोको, और ये तो अंतालिया तक पहुँच चुके हुए हैं। शाम के सदर बशारुल असद ने कह दिया होगा कि भाई इन्हें रोको, ये तो शाम की सरहदों तक पहुंच चुके हुए हैं। यानी कि जो बात आपने बचपन से सुनी थी कि ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये एक एक करके सबको पकड़ेंगे, और सबसे बड़ी जो मुनाफिकत वाली बात है वो ये है कि सब इस्लामी ममालिक खामोश हैं। सवाल ये पैदा होता है, जो 57 इस्लामी ममालिक का ब्लॉक बना था वो कहाँ है? वो सवालिया निशान है। भाई, अगर आज हमास के ऊपर तारीख़ का बदतरीन जुल्म किया जा रहा है, देखें, ये ना सिर्फ हमास तक महदूद है, आप माजी उठा के देखें, बर्मा, फ़लस्तीन, कश्मीर, सीरिया, शाम, लीबिया, अफ़गानिस्तान, चाइना और बहुत सारे इलाकों में, यहाँ तक कि अब जो है वो ये हमास के अंदर भी जो है वो रफ़ा तक जा पहुँचे हुए हैं, जहाँ पे वो पनाह गज़ीन, वो कैंपों में पहुँचने वाले लोग जो समझते हैं कि रफ़ा जो है वो महफूज जगह है, वहाँ तक जा पहुँचे हुए हैं। ये पूरे का पूरा खित्ता जो है, मिडल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, मिडल ईस्ट जो है नाज़रीन कराम इस वक्त एक आग की लपेट में है। बात की जाए अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान के अलावा रशिया के अलावा बात की जाए यूक्रेन, इसराइल, फ़लस्तीन, चाइना, ताइवान, जापान, इंडिया, ईरान, मलेशिया, यमन, लबनान, मिस्र, सऊदी और यहाँ तक कि पाकिस्तान, ये तमाम खित्ता इस वक्त आग की लपेट में है। एक तरफ जो है वो रशिया की जो है वो वार चल रही है यूक्रेन के साथ, और उसके अलावा बात की जाए दूसरी तरफ इसराइल फ़लस्तीन के मामला चल रहे हैं, ठीक है। तो जापान के जो अमेरिका है वो चाहता है कि जापान जो है वो चाइना के साथ जाके लड़े। चाइना जो है वो इस वक्त ताइवान के ऊपर जो है वो कहता है कि ये मेरी शहरग है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ताइवान के साथ मामला चल रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जिस तंजीम की बात अल्लामा हाफिज़ साहब से रिज़वी साहब ने की, हमास की, जिसने मदद की अपील की है इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, आपको पता है कि हमास मुजाहिदीन के जज्बात क्या हैं और इनकी जो इंटेलिजेंस है उसका लेवल क्या है। देखें, हमास मुजाहिदीन की अगर मैं आपको गुज़िश्ता एक हफ़्ते पहले की कार्रवाई बताऊं, तो इन्होंने उस वक्त में जब इसराइली फोर्सेस ने कह दिया कि हमने हमास का ख़ात्मा कर दिया हुआ है, तब क्या हुआ है कि ये हमास मुजाहिदीन खुल के सामने आए हैं। इन्होंने 400 के करीब रॉकेट जो होते हैं, छोटे रॉकेट जो होते हैं, वो इसराइल की तरफ दागे हैं, और इन्होंने ये बात का वाज़ेह सबूत दे दिया कि भाई हम ख़त्म नहीं हुए। इसराइल ने दावा किया था कि हमने इनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया हुआ है, लेकिन जो अभी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये अभी 30% ख़त्म हुए हैं। भाई 30% ख़त्म हुए हैं, तो आप ये समझें कि 30% ख़त्म नहीं हुए, 30% से बल्कि 60% मज़ीद पैदा हुए हैं। मैं बात कर रहा था हमास इंटेलिजेंस की। देखें, हमास इंटेलिजेंस की कार्रवाइयाँ देखें कि जब इस वक्त इसराइल ने कहा कि जनाब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, हमास ने इनको ट्रैप करके बुलाया सुरंगों में। इसराइल का दावा था कि हमने एक 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग पकड़ी है, जिसके अंदर जनाब एंटी टैंक मिसाइल थे, एंटी टैंक मिसाइल के साथ असला था, जदीद असला। अब हुआ क्या है कि हमास ने इनको ट्रैप करके बुलाया सुरंगों में बुला के वहाँ पे जनाब इनको पकड़ लिया, इनको उड़ा दिया, इनको जान से मार दिया, जहन्नुम वासिल कर दिया हुआ है। और वो हेलीकॉप्टर्स जो उनको ढूंढते हुए, परेशान करते हुए कि भाई हमारे फ़ौजी आगे गए हैं, इसराइली फ़ौजी वापस नहीं लौटे, वो भी आए हैं, वो भी वापस दौड़ते हुए गए हैं,
और उन्होंने जाके बताया कि भाई ये भी ख़त्म नहीं हुई, इनकी तो तादाद बढ़ती जा रही है मज़ीद। यानी कि इस वक्त अगर हमास कोई कार्रवाई कर रहा है, उसकी इंटेलिजेंस ने जो मैप बिछाया हुआ है वो ज़ेरे ज़मीन है। पता ही नहीं है इसराइलियों को इस वक्त कितनी सुरंगें हैं उनके पास, कितनी कितनी लंबी सुरंगें हैं। निकलते हैं इसराइली एयरबेसों पे जाते हैं, वहाँ पे हमले करते हैं, वापस आ जाते हैं। हमास की इंटेलिजेंस को मैं समझता हूँ कोई टक्कर नहीं देने वाला है। फिर इससे भी बड़ा जुल्म क्या है कि जो इसराइली और इंटरनेशनल मीडिया है वो ये नहीं बता रहा कि इस वक्त हमास ने कितने इसराइली फ़ौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया हुआ है। काउंटिंग छुपाई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि हमारे जो फ़ौजी हैं वो सिर्फ ज़ख्मी हो रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। दूसरी जब बात की जाए इसी इंटरनेशनल मीडिया की, तो दूसरी तरफ ये बता रहा है कि इस वक्त इतने फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हुए हैं। यानी कि फ़लस्तीनियों की काउंटिंग बताई जा रही है, इसराइली फोर्सेस की नहीं बताई जा रही कि हमारे कितने लोग जो हैं वो हलाक हो चुके, जहन्नम वासिल हो चुके हुए हैं। देखें गज़ा की जो सूरत हाल है, सिचुएशन है इस वक्त मौजूदा, मैं आपको ये बता दूं कि आप सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा लें कि जिस गज़ा के अंदर जुल्म बर्बरियत कायम किया गया है, फ़लस्तीन की मैं बात करूं तो सिर्फ मलबा हटाने में 15 साल लग जाएंगे। 15 साल सिर्फ मलबा हटाने में लगेंगे। अगर तामीर नो यानी कि दोबारा से बिल्डिंग्स की तामीर करनी होगी तो उसमें कम अज़ कम 30 साल लगेंगे। ये एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 साल सिर्फ मलबा हटाने में लग जाएंगे। आप अंदाज़ा लगा लें किस कदर जो है वो वहाँ पे गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जो है वो किस कदर जुल्म सतम जो है वो इस वक्त कायम किया गया है, किस कदर जो है वो उनका नुकसान हुआ है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा करें। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, ना सिर्फ ये जो हमास की तंजीम जिसने लामा हाफिज़ साहब रिजवी साहब से अपील की मदद की, ना सिर्फ बात यहाँ तक महदूद रहती है। देखें जो मुजाहिदीन है ना इस वक्त, हमास के अलावा हिज़्बुल्लाह है, हिज़्बुल्लाह के अलावा यमन के हूसी हैं। आपको यमन के हूसियों की भी कार्रवाई बताता हूँ, हिज़्बुल्लाह के भी कारनामे बताता हूँ। यमन के हूसियों ने क्या किया है कि इस खित्ते के अंदर एक ड्रोन था MQ-9 जो कि अमेरिकन जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन था, वो इस खित्ते में जासूसी करने आया था। अभी गुज़िश्ता एक हफ़्ते पहले यमन के हूसियों ने वो में जो ड्रोन था उसको बाकायदा तौर पे हैक करके उतार लिया हुआ है। उसकी कंडीशन बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में उसे उतारा है। ठीक है, अब अमेरिका को ये तकलीफ़ हुई कि जनाब इन्होंने तो हमें शहरग से पकड़ लिया हुआ है, इन्होंने तो हमारी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस जो ड्रोन है उसको हैक करके उतार लिया है। अब देखें यमन के हूसी जो हैं वो उस ड्रोन का क्या करेंगे। अगर डायरेक्टली तौर पे देखें तो क्या करेंगे, अगर इनडायरेक्टली देखें तो वो उस ड्रोन को ईरान को भेजेंगे। ईरान क्या करेगा कि उस ड्रोन की एक जदीद कॉपी तैयार करेगा। अब अमेरिका को इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ हुई कि ये वो लोग हैं यमन के हूसी नाज़रीन कराम जिनके बारे में ये कहा जाता था कि यार इनके पास तो 2 वक्त की रोटी नहीं है, इनके पास टेक्नोलॉजी कैसे आ गई, इनके पास जो है वो बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल कैसे आ गए। अब हुआ क्या कि जब से यमन के हूसियों ने MQ-9 ड्रोन को हैक करके उतारा है, तब से अमरीकी और बरतानवी जो अफवाज हैं उन्होंने यमन में जाके अल हदीदा में यमनियों को टारगेट बनाया और कहा यह कि हमने यमनी हूसी मार गिराए हैं जिन्होंने हमारा ड्रोन हैक किया था। वो आम शहरी थे वो यमनी, लेकिन जो अमरीकी और बरतानवी अफवाज समझ रही थी कि हम इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करेंगे, उसके बाद ये शायद टल जाएंगे, ये डर जाएंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, तारीख का सबसे बड़ा हमला किया यमनी हूसियों ने मिडल ईस्ट में। रेड सी की मैं अगर बात करूं, बहरे अहमर की बात करूं मैं, तो हुआ क्या है वहां पे, जो एक ऐसा एयरक्राफ्ट था अमेरिकन, एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि तकरीबन 10 अरब डॉलर का था, 10 अरब US डॉलर का नाज़रीन इकराम, उसके ऊपर तकरीबन 90 जंगी जहाज़ एक वक्त में खड़े होते हैं। अब उस एयरक्राफ्ट कैरियर को बदले में, जबकि यमनी 16 लोगों को जो है वो मारा गया, उसके बदले में यमनी हूसियों ने उस अमेरिका को जो खुद को सुपर पावर क्लेम करता है उसको ये बता दिया कि तुम्हारा एयरक्राफ्ट कैरियर महफूज नहीं है। उस एयरक्राफ्ट कैरियर को बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से जनाब निशाना बनाया। ना सिर्फ निशाना बनाया, उस एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह बर्बाद कर दिया और अमेरिका को बता दिया कि तुम्हारे 10 अरब डॉलर ये पड़े हुए हैं, ये हमारे पाँव की खाक में पड़े हुए हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर, देखें वो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है कि जहाँ पे आपके पास बेस नहीं ना होती। अब देखें इस खित्ते के अंदर मिडल ईस्ट की बात करें तो इसराइल के पास एयर बेसिस हैं, उसके अलावा अमेरिका कौन सी एयरबेस इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, इंडिया जो है वो डायरेक्टली एयरबेस नहीं दे रहा इसको इस वक्त, यानी कि इजराइल जो है इसकी एयरबेस इस्तेमाल कर सकता था। अगर इजराइल को एयरबेस चाहिए थी तो भाईजान वो क्या कर रहा था कि उसे
अमेरिका को, अमेरिकी, बरतानवी और इजरायली कंपनी ने कहा था कि भाई अगर आप हमें इस इलाके में सेफ्टी दें, इस खित्ते में सेफ्टी दें, मिडल ईस्ट में, फिर ही हम जंग लड़ सकते हैं। अमेरिका ने कहा ठीक है, मैं एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ रहा हूं, तुम आओ, इसके ऊपर जहाज 90 के करीब खड़े होते हैं, जंगी जहाज, आओ यहां से परवाजें करो, मारो मुसलमानों को, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। यमनी हुसियों ने उस एयरक्राफ्ट कैरियर को ही उड़ा के रख दिया है। ये वो दरवेश लोग हैं, ये वो मुजाहिदीन है। मैं अल्लामा हाफिज साद रिजवी साहब की बात को कोट कर रहा हूं, जिन्होंने कहा कि ये तुम्हारे तक भी पहुंचेंगे। ये वो दरवेश लोग हैं, ये वो मुजाहिदीन है जिनका जज्बा मैंने यहाँ पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों में देखा है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कहाँ गई अमेरिकन सिक्योरिटी, कहाँ गई उनकी सिक्योरिटी जो खुद को सुपर पावर क्लेम करते थे। भाई सुपर पावर तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। सवाल ये पैदा होता है, देखें कोई भी डिफेंस सिस्टम होता है, मुझे बताएं उस एयरक्राफ्ट कैरियर का जो 10 अरब डॉलर का था, उसका जो डिफेंस सिस्टम था वो कहाँ गया? भाई जदीद टेक्नोलॉजी से लेस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके ऊपर 90 लड़ाका त्यारे एक वक्त में खड़े हो रहे हैं, और वो लड़ाका त्यारे जो दुनिया का सुपर लड़ाका त्यारे हैं, उसको ऐसे मलियां मेड करके फेंक दिया उस वक्त रेड सी के अंदर। भाई रेडार जो उसके थे, मुझे बताएं, देखें चलें जी बात कर लेते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है। रेडार सिस्टम जो होता है नाज़रीन इकराम, वो दूर से आने वाले मिसाइल को जो है वो डिटेक्ट करता है कि यार आया कि कोई मिसाइल आ रहा है हमारी तरफ। कंट्रोल सेंटर उसके अंदर लगा होता है जो कि इस चीज़ को देखता है कि आया ये जो मिसाइल आ रहा है, क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करेगा, क्या आया इसका कोई नुकसान होगा एयरक्राफ्ट कैरियर को। अगर नुकसान होना हो तो फिर क्या करता है, वो मिसाइल यूनिट से मिसाइल मारता है और उसको हवा के अंदर जो है वो टकरा के आपस में कैंसिल कर देता है, यानी कि दोनों मिसाइल हवा में फट जाते हैं। ये होता है डिफेंस सिस्टम। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इनका डिफेंस सिस्टम किधर गया, कहाँ गए इनके बड़े बड़े दावे। देखें यहाँ पे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के बाद इजराइल को इस वक्त सबसे बड़ा जो खतरा था, उनको ये खतरा था कि कहीं ये ना हो कि आज इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर को नहीं छेड़ा, अगर इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हुए तो ये हमारी एयरबेस पे हमला करेंगे। इजराइल को सबसे बड़ा खतरा ये है। और हाइपरसोनिक मिसाइल देखें, जो डिफेंस सिस्टम है ना, अगर इसराइल की बात कर लीजिए, इनका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है। इनका कहना है कि हमारा 90% तक कामयाब है ये आयरन डोम सिस्टम, जो कि दूर से आने वाले मिसाइल को कैच करता है, देखता है कि आया इससे कोई नुकसान होने वाला है या नहीं, उसको हवा में कैंसिल कर देता है मिसाइल मार के, रॉकेट मार के। अच्छा, अब यहाँ पे जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल में देखें दो तरह के बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, एक स्मॉल रेंज होता है, एक मीडियम रेंज होता है। स्मॉल रेंज वो होता है जो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नाज़रीन इकराम वो होता है जो 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकता है। उसके बाद आ जाता है जनाब क्रूज़ मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल के बाद आ जाता है आपका जो है वो एंटी टैंक मिसाइल। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको बैलिस्टिक मिसाइल किन्होंने दिए, इनको जनाब क्रूज़ मिसाइल किन्होंने दिए, इनको जनाब अगर हाइपरसोनिक मिसाइल इनके पास हुए तो इसराइली डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगा। देखें ईरान ने पिछले कुछ दिनों में जो है वो मिसाइल चलाए, वो हाइपरसोनिक मिसाइल थे, जो उनका रेडार सिस्टम, जो उनका डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, एक सवालिया निशान बन गया उस आयरन डोम पे, जिसका कहा जा रहा था कि 90% तक कामयाबी हासिल कर चुका हुआ है। बहरहाल कहने का मकसद सिर्फ यह है कि जब मुजाहिदीन के सामने टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी बैठ जाती है उनके कदमों में, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर पाती। जज्बा ऐमानी जो मैंने देखा है स्पेशली पाकिस्तान में, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान में देखा है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के एक ऐसे जज्बात जो उन्होंने नौजवानों के सीनों में उतार दी, मैंने उनके वो जज्बात देखे हैं। इसी वजह से आज हमास के सरबरा इस्माइल हानिया ने अगर मदद की अपील की है तो किससे की है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से की है। देखें इस खित्ते के अंदर चाइना और भारत जो है इनके मामला चल रहे हैं। चाइना जो है वो उनके भारत के राफेल तैयारे उड़ाना चाह रहा है, भारत जो है वहाँ पे वो ड्रोन्स बन रहे हैं। देखें बड़ी अहम बात, भारत के अंदर ड्रोन बन रहे हैं हम्स 900। वो हम्स 900 क्या कर रहे हैं, इसराइली और भारतीय कंपनी मिलकर बना रही है हैदराबाद के अंदर। वो ड्रोन जाते हैं इसराइल में, इसराइल वो जाके वो ड्रोन जो है वो लबनान के ऊपर बरसाता है। हिजबुल्लाह क्या करता है कि उन ड्रोन्स को जनाब हवा के अंदर ही जो है ना परखचे उड़ा के रख देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। यानी कि वो सुपर ड्रोन जिसका इंडिया ने दावा किया हम्स 900 टेक्नोलॉजी से लेस ऐसा ड्रोन जो पकड़ा ही नहीं जा सकता, हिजबुल्लाह ने ऐसे बखेर के रख दिया। यकीन कीजिएगा मज़ा आ गया देख के, चस्क करा दी थी हिजबुल्लाह ने। मुजाहिदीन के आगे मैं समझता हूँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं चलती। ये वो जज्बा ईमानी है जिसने यमन के हुसियों को पूरी दुनिया के अंदर वाज़े दिखा दिया हुआ है।
ये वो जज्बा ईमानी है जिसने इस वक्त हमास को इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वाज़े दिखा दिया हुआ है। ये वो जज्बा ईमानी है जिसने इस वक्त हिजबुल्लाह को पूरी दुनिया के अंदर देखें वाज़े दिखा दिया हुआ है। अफगान तालिबान को वाज़े दिखा दिया हुआ है। अफगान तालिबान को मैं एक बात आपको बताता हूँ कि इस वक्त दहशत गर्दी की लिस्ट से निकाल के रशिया एक्सेप्ट करने जा रहा है। ना सिर्फ रशिया, ईरान एक्सेप्ट करने जा रहा है, चाइना एक्सेप्ट करने जा रहा है अफगान तालिबान को। भाई तालिबान ने जिद्दत लाया अपने काम के अंदर। देखें, रशिया अगर अफगान तालिबान को एक्सेप्ट करेगा तो क्या फ़ायदा होगा? रशिया इनको देगा डिफेंस सिस्टम। इस खित्ते के अंदर जितने ममालिक रशिया के साथ होंगे, रशिया बेसिकली अरब ममालिक के ऊपर जो है वो हुक्मरानी करने की सोच रहा है। जितने ममालिक होंगे इस खित्ते के अंदर, उनको जो एक देगा डिफेंस सिस्टम। तो अफगानिस्तान की हदूद में ड्रोन्स जो मुखबरी करते हैं, जसूसी करते हैं, उसके अलावा त्यारे, उसके अलावा जनाब जदीद टेक्नोलॉजी से लेस वो तमाम तर चीज़ें जो जासूसी करती हैं, ड्रोन ही उसके अंदर काउंट होता है सबसे आगे इस वक्त टेक्नोलॉजी में जो है। उनको वो डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनको अपने एरिया में आने से पहले ही ख़त्म कर देगा। रशिया का अगर इस वक्त बात करें अफगानिस्तान को एक्सेप्ट करने की सबसे बड़ी वजह जो मेरे सामने है वो यही है कि इनको डिफेंस सिस्टम देगा, इनको मज़ीद टेक्नोलॉजी देगा। देखें, चाइना जो है इस वक्त, चाइना की अगर बात की जाए, चाइना जो है इस वक्त टेक्नोलॉजी दे रहा है ईरान को। ईरान टेक्नोलॉजी किनको दे रहा है? यमन के हुसियों को। यमन के हुसी, देखें चाइना इस वक्त बहुत खुश है जब से इन्होंने यमन के हुसियों ने जो है वो इस खित्ते के अंदर जो रेड सी के अंदर जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकन उड़ा के रख दिया $10 अरब का। चाइना बड़ा खुश है। चाइना टेक्नोलॉजी देगा ईरान को, ईरान टेक्नोलॉजी देगा यमन के हुसियों को। अब होगा क्या? चाइना चाहेगा कि यमन के हुसी जो हैं वो यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल चलाएं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के ऊपर जब मिसाइल चलेगा तो ये तो पहले ही पैरालाइज हो चुके हैं कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर $10 अरब का इन्होंने उड़ा के रख दिया है। अगर एक भी मिसाइल अमेरिका की हदूद में चला गया तो अमेरिका एक ऐसे पैरालाइज हो जाएगा। इनमें सकत ही नहीं है, इसराइल में, अमेरिका में इनमें सकत ही नहीं है कि भाई ये बर्दाश्त कर सकें। इनका जिगरा ही नहीं है, जिगरा सिर्फ मुजाहिदीन का है। मुजाहिदीन, देखें मुजाहिदीन की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है, ये आबादी को निशाना नहीं बनाते। ये चाहे कुफार के बच्चे उनको निशाना नहीं बनाते, बदले में कुफार क्या कर रहे हैं, इसराइल क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है। देख लें आप कि हमास के मुजाहिदीन अगर ये कार्रवाई करते हैं तो आबादी को निशाना नहीं बनाते, बल्कि इनकी जदीद, हाँ जो हिजबुल्लाह है, इन्होंने इसराइली एयरबेस को उड़ा के रख दिया है। जदीद टेक्नोलॉजी थी वहाँ पे, ड्रोन्स थे, जदीद असला था, त्यारे थे, पता नहीं क्या क्या था। और आगे से देखें इसराइल क्या कह रहा है कि हमारा एक भी फौजी वहाँ पे हलाक नहीं हुआ। कितना बड़ा झूठ है, मुनाफिकत है। कहता है एक भी फौजी हलाक नहीं हुआ। आप मुझे बताएं, इतनी जदीद एयरबेस उड़ा के रख दी है हिजबुल्लाह ने। बहरहाल ये तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जो लेके आप सबके सामने हाजिर हुआ। लास्ट में जाते जाते आपको बता दूं कि वो 3 ममालिक स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे बेसिकली क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के ममालिक हैं, मसीही ममालिक हैं, अक्सरियत मसीहियों की है। ये एक्सेप्ट करने जा रहे हैं फ़लस्तीन को। इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। तो फिर मुझे बताएं कि एक तरफ ये ऐलान करने जा रहे हैं क्रिश्चियन होके, दूसरी जानिब वो 57 इस्लामी ममालिक, मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, वो 57 इस्लामी ममालिक जिनका एक इस्लामिक ब्लॉक बना था, क्या वो अपनी एक एयरफोर्स नहीं बना सके? भाई एक एयरफोर्स बनाई होती ना, आज फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहा है, इनके अंदर पानी होता, एक मिसाइल दाग देते सिर्फ इसराइल की तरफ, या पाकिस्तान आज भी मैं आपको बता दूं एक सिर्फ धमकी लगा दे इसराइल को, खामोशी हो जाएगी हर तरफ। दम ही नहीं है, पानी ही नहीं है। यही वजह है कि आज मुजाहिदीन जो है इस वक्त सफ़े अव्वल में है, मुजाहिदीन की बल्ले बल्ले है हर तरफ। बहरहाल ये तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स थी। अल्लामा हाफिज़ साद रिजवी साहब से हमास सरबराह इस्माइल हानिया साहब ने रब्ता किया और उस पर मैंने एक ओवरऑल व्लॉग किया और आपको बताया कि इस खित्ते की इस वक्त क्या सूरत हाल है। बहरहाल तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स लेकर फिर इंशाल्लाह आप सबके सामने हाजिर होंगे। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। लास्ट में आपको ये बताता जाऊँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप फ़लस्तीन इसराइल के ऊपर वीलॉग क्यों नहीं बनाते। देखें, मेरा सबसे बड़ा गिला ये है कि हम इतनी मेहनत के बाद वीलॉग बनाते हैं लेकिन लोग देखते नहीं हैं, व्यूअरशिप नहीं मिलती। ये जो मेहनत होती है, ये जो एक डाटा कलेक्ट करना होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके ऊपर सर्चिंग करके न्यूज़ इकट्ठी करके बाद में वीलॉग बनाना, फिर उसके ऊपर व्यूअरशिप ना आना, लोग देखें ना, तो फिर ये सबसे बड़ा एतराज़ होता है। बहरहाल ये हमारा सबसे बड़ा एतराज़ है और एतराज़ जो है, शिकवा जो है वो अपनों से ही होता है। ये तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स थी। नाज़रीन कराम, इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।